बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 5 जुलाई है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में मेरे साथ दुआ ज़हरा केस पे कानूनी नुकात पे बात करने के लिए बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब मौजूद हैं। आप जानते हैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, मॉर्निंग शोज में, सोशल इश्यूज के हवाले से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स में आपने इनको देखा होगा। आज मैंने स्पेशली जो है वक्त मांगा है, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। That is honor for me. वकास भाई, मैं कुछ जो इसके कानूनी पहलू है, लोग ना बड़ा दुआ ज़ारा केस में आपको पता है बड़ा पार्टी बन के इसको ना, कुछ लोग दूसरी तरफ जहीर की तरफ हो गए, पार्टी बन के वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मैं चाह रहा था, क्योंकि सीधी सी बात है, कुछ लीगल बातें ऐसी होती हैं जो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मेडिकल सर्टिफिकेट और एक बहुत बड़ा बोर्ड बना जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड कहा जा रहा है, और उसने ये कह दिया कि बच्ची माइनर है। अब जब माइनर वाला मामला आएगा तो ट्रायल कोर्ट इस हवाले से क्या करे? देखिए, मैंने आपसे पहले ये चीज़ गोशगुज़ार की कि तीनों कवानीन आप सामने रख लें। भी पार्टीशन लॉ है, सिंध का कानून भी रख लें, 2015 की अमेंडमेंट भी रख लें, 18 और 21 की लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी आ गई हैं जिसमें ठीक है। सज़ाएँ बढ़ा दी गई। जो कम उम्री में बच्चों की शादियों में पार्टिसिपेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा बतौर गवाहन, बतौर गार्डियन, बतौर रिश्तेदार या अहबाब, या जो भी उसमें वकील साहिबान होंगे, जो लड़की की तरफ से मुकर्रर किए जाएँगे रज़ामंदी पूछने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ वो तमाम के तमाम लोग जिनकी ये चीज़ नॉलेज में थी या वो डिटर्मिनेशन ना कर सके या जानते-बूझते बदनीयती इस निकाह का हिस्सा बने, उसमें सज़ाएँ बढ़ा दी गई। जो पुराना लॉ था उसमें 6 महीने थी, अब जो 2018 और 21 की अमेंडमेंट्स हैं उसके मुताबिक 3 साल। अब होता क्या है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि शायद इस तरह के केसेज़ जब कोर्टों कचहरियों की नज़र होते हैं या लड़की भाग के शादी करने की कोशिश करती है, तो निकाह हाँ हैं जो वो भी इबादत नहीं करते, इस तरह का तफक्कुर तदब्बुर नहीं करते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या बच्ची के पास जो बे-फ़ॉर्म है या आईडी कार्ड है, वो इस चीज़ की गमाज़-ए-कासी तर्जुमानी करती है कि ये 18 साल की है, ये बालिग है, ये बच्चे के पास जो है वो आईडी कार्ड इस चीज़ की इंडिकेशन करता है 18 साल है, तो उजरत में बढ़ा दिया जाता है और लेटर ऑन फिर कॉन्सिक्वेंसेज़ फैमिलीज़ को फेस करें। अब क्या होगा, जो आपने स्पेसिफिकली पूछा ट्रायल कोर्ट के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि अब ट्रायल के लिए एविडेंसेस मौजूद हैं और जब भी कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसका बाकायदा तौर पे एक ट्रायल कंडक्ट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंसेस को सामने रख के, और जो एविडेंसेस थे उनमें पहले जो था वो नादरा का रिकॉर्ड था जिसके तहत उसका बेफाम बना, फिर लेटर ऑन पासपोर्ट था। दोनों हमारे फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र शायद करीबन 13 या 14 साल थी। 14 साल, जी बिल्कुल। जो मेडिकल एग्जामिनेशन इनकी की गई और बड़ी कम्प्रीहेंसिव और कोजेंट एग्जामिनेशन की गई, जिस तरह आपने स्पेसिफिकली कहा कि ये पाकिस्तान की शायद जुडिशियल हिस्ट्री में इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पैनल की, जिसने बड़े कॉम्पिटेंट जजेस पे मुश्तमिल पैनल ने अपना मुकम्मल तौर पे बॉडी की ज़्यादा एग्जामिनेशन की, दांतों की अलहदा से की, उम्र की अलहदा से की। तो मैं ये समझता हूँ इस तरीके से ओसिफिकेशन, बोर मैरो या बॉडी की एग्जामिनेशन करने का मकसद ही ये है कि हर पराई से ये चीज़ जांची जाए, समझी जाए कि उम्र क्या है। तो मेरे नज़दीक भी अगर 15 साल की उम्र का तयन कर दिया गया, इसके बाद ट्रायल कोर्ट में क्या हम देखते हैं, क्या विजुअलाइज़ करते हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सेंसेशन क्या है, अगर तमाम चीज़ों को सामने रखें तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर अल्टीमेटली जब इसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा तो ज़हीर को सज़ा दी जाएगी, वो गवाहान को सज़ा अच्छा। दी जाएगी। फिर जो अच्छा। नकाह है उसको सज़ा दी जाएगी कि आपने देखे बगैर किस तरीके से आपने मुल्क के कानून को पामाल किया, वायलेट किया एंड यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर हम्म। मैजिस्ट्रेट एक्ट, और आपको इसके तहत सजा दी जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है कि इस तरह बच्चियां अगर बेलगाम हमारी सोसाइटी में निकलेंगी, अपने माँ बाप की पगड़ियों के शिमलों को दागदार करेंगी, घरों की दीवारों को फैलांगेगी, तो हम किस ट्रेडिशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस नॉर्म्स को, किस रसूम और रवाजात को अपने माशरे में जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी अलार्मिंग इशू, दिस इज द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन, द क्यूरी ऑफ द डे। मैं ये समझता हूँ कि जहां पे हम एक तरफ लीगल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे हमें अपनी सोसाइटी में सोशल, एथिकल, मॉरल एस्पेक्ट्स को भी देखने की जरूरत है। ये जो वीलॉगर्स बिल्कुल। हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल्स को मेरे हाल में इसको इसके जो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए दुआ ज़ारा की इस तरह के इंटरव्यूज कर रहे हैं और हमारे कौम का, माशरे का चेहरा मस करने की कोशिश करेंगे, हमारी बच्चियों का
वो नैरेटिव में प्रोस्पेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक चीज है, और हमारी कोर्ट्स जो है उनको मुकम्मल तौर पे ये चीजें बैन करनी चाहिए, और ऐसी बच्चियों की बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए कि जिससे हमारी सोसाइटी में दूसरी बच्चियां इंस्टिगेट हो, इंस्टिमुलेट हो और हमारी सोसाइटी में मजीद बिगाड़ हो। ये चीजें वो तमाम लोग जिनकी बहनें हैं, जिनकी बेटियां, वो मुकम्मल तौर पे कंडेम करते हैं, मुजम्मत करते हैं। माँ बाप अगर बिल्कुल। किसी बच्चे की 20 साल, 25 साल, 16 साल परवरिश करते हैं, तो क्या उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनका हलूस, उनकी चाहत जो थी, वो इस कदर घटिया थी कि वो एक बच्ची जो है चंद दिन की मोहब्बत में माँ बाप की मोहब्बत को पस से पुश डालकर उनका चेहरा काला करने की कोशिश करती है, और स्पॉटलेस कैरेक्टर को जो है उसको दागदार करने की कोशिश करती है। मैं ये समझता हूँ वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो लीगैलिटी के साथ और जितने लीगल पॉइंट्स के साथ साथ डिस्कस करने की जरूरत है। अखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे, समाजी तौर पे हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कौन सा पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इश्यूज थे कि जिन पे हमारे जो वीलॉगर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने ऐसी सेंसेशन फैलाई। जब मीनारे पाकिस्तान का इशू देख लिया, हमें बैरून हाँ, मुल्क से कॉलें आती थी कि आपके बिल्कुल मुल्क है। में क्या हो रहा है, फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा, बाल राई हम जो है राई का पहाड़ बना देते हैं, बाद का बतंगर बना देते हैं, बाद में हम अपना ही मुंह काला कर लेते हैं। और ये जो केस था, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो वीलॉगर से स्पेशली एक दो बच्ची ने उसका इंटरव्यू किया और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक चेहरा मस्त करने की कोशिश की गई कि एक ऐसा इंटरव्यू कर दिया गया कि बच्ची मर्जी के साथ शादी करना चाहती है, तो वालिदैन क्यों उस पर जोर जबरदस्ती करते हैं, वालिदैन क्यों उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस रखते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर जो इस्लामी तालीमात का भी क्रस है और लीगल एजुकेशन की भी जो आउटकम है, उसके मुताबिक वली के बगैर निकाह करना, ये कम उम्र बच्चियों की शादी करना, ये जो कानून के अंदर ऑब्जेक्टिव रखा गया था, वो रखा इसलिए गया था कि कम उम्री में वालिदैन भी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते। वो क्यों? हम्म, क्योंकि हमारे जो हम्म, बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे कुरान के साथ बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। फिर अपनी फैमिली में ऐसे लोगों के साथ, वडेरों के साथ शादी करवा दी जाती थी कि बच्ची जो जायदाद में से हिस्सा ना मांगे, प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना मांगे। फिर क्या किया जाता था, वन्नी के तौर पे अगर कोई कत्ल किया जाता तो वन्नी के तौर पे, बदले सुलह के तौर पे 13 साल की बच्ची 40 साल के बंदे के हवाले कर दी जाती थी। ये तमाम चीजों की रोकथाम के लिए इस कानून को फ्रेम किया गया। इसकी जो मंतक थी, इसकी जो लॉजिक्स थी, अगर आप उसको सप्रेस करेंगे तो आप कानून की अमलदारी को कैसे यकीनी बनाएंगे। तो मैं ये समझता हूं हम्म, दुआ ज़ारा कम उम्र है, और अगर ये तमाम प्रोस्पेक्टिव्स और नैरेटिव्स को सामने रखा जाए तो उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो 100% जो है वो दुआ ज़ारा का जो एक्ट था इलीगल करार देगी, अनलॉफुल करार देगी, चाहे वो जितना मर्जी शोर गोगा करे कि मैं अपने हामन के साथ जाना चाहती, कम मुझे उम्री में शादी मुझे करना मुझे मुझे डिफेंस है। वकास में एक छोटा सा बड़ा शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा। दुआ ज़ारा माइनर है, उसके बयान की क्या हैसियत है? उसके बयान की हैसियत आर्टिकल 3 को सामने रखें, कानून शहादत ऑर्डर 1984, मैंने पहले भी ठीक आपके है। गोश गुजार किया। जी। हर जी। वो शख्स जो कोर्ट के रैशनल क्वेश्चंस का रैशनल आंसर दे सकता है, दलील के साथ दे सकता है, और कोर्ट ये समझता है कि इसका जो आंसर है वो काबिल कबूल है, वो एडमिसिबल है, आर्टिकल 3 की रूह से वो बयान जो है वो एडमिसिबल है, वो एक्सेप्टेबल है और काबिल कबूल है, बतौर शहादत जो है उसको कबूल किया जा सकता है। लेकिन जी। बच्ची अगर ये स्टेटमेंट दे दे कि मैं अपने हमन के साथ जाना चाहती हूँ, मुल्क का कानून पामाल करके, मुल्क के कानून की वायलेशन करके, वो कोर्स नहीं होने देंगी। हम्म, उसमें बेनिफिट ये मिल सकता है जहीर की हद तक, चूंकि जब भी कोर्ट मैरिजेस की जाती हैं उसके अंदर, मैं आपको आज बयान दी कर्टन एक बात बताने लगा हूं आपके नाजरीन को भी, कि जब भी कोर्ट्स मैरिज की जाती हैं उसके अंदर किया ये जाता है कि लड़की और लड़का निकाह करने के बाद कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसमें लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से भी, दोनों की तरफ से ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि हमारे घर वालों से हमारी जान को खतरा है। और लड़की ये कहती ओके। है कि मैंने आजाद आजाद मर्जी के साथ इस लड़के से शादी की, और लड़का कहता है कि मैंने आजाद मर्जी के साथ इस लड़की से शादी की और हमारे घर वालों से हमें खतरा है। वो कोर्ट का सफा मिसल का, कोर्ट जुडिशियल फाइल का हिस्सा बन जाता है वो स्टेटमेंट। अब कल ओके। करा जब लड़की को उसके घर वाले कहें कि इस लड़के के खिलाफ तुम पर्चा कटवाओ और ये बयान दो कि इसने तुम्हें अगवा किया था, तुम अपनी मर्जी से नहीं गई थी, तो लड़की अगर कल कला ये करती है तो उसकी पहले स्टेटमेंट जो है वो जुडिशियल फाइल का हिस्सा होती है, जिसमें वो अदालत के रूबरू ये गवाह बयान दे चुकी होती है कि मैंने जात मर्जी से शादी किया। तो उसमें लड़का कहता है वो प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप को।
इस केस के अंदर भी लड़के और लड़की की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल की गई कि हमारी जान को भी खतरा है और हमारे घर वालों की भी जान को खतरा है, जिसको डिस्पोज ऑफ किया गया। तो अगर इन नटशेल अगर चीजों को हम देख लें कानूनी ऐनक पहन के, तो शायद साहब मैं ये समझता हूँ कि दुआ ज़हरा जो है ना, अब उसकी कस्टडी उसके वालिद को दी जाएगी ट्रायल कोर्ट के थ्रू, और अच्छा। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली या फिर उसको शेल्टर होम भेज दिया जाएगा। तीसरी चीज, इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज जो है वो लेट डाउन कर दी है थ्रू देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिमार्क्स के किसी भी सूरत जो है, चाहे वो निकाह कम उम्री में हो, चाहे वो किसी भी एज के अंदर हो, निकाह जो है उसको इनवैलिडेट या उसको किसी सूरत इम्पैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर लेट से किसी की 14 साल उम्र है, तो अगर जब तक बच्ची 18 साल की नहीं होती वो अपने हामद के साथ रिलेशन डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि 2021 की बाबर स्तार साहब की जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि अगर वो रिलेशन स्टैब्लिश करेगी तो फिर रिलेशन जिना के जिम्मे में आएंगे, सेक्सुअल असॉल्ट के जिम्मे में आएंगे, रेप के जिम्मे में आएंगे, और किसी भी सूरत जो है वो इज़्दवाजी जिंदगी या वो रिलेशन जो मियां बीवी आपस में इस्तवार कर सकते हैं वो नहीं कर सकती चाहेगी। लास्टली ये कि हमने शायद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो आप भी जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एज अ सीनियर रिपोर्टर भी जाने जाते हैं, तजियाकार के तौर पे भी आप सारी ये प्रोसीडिंग्स देखते हैं और अपना व्लॉग भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने ऐसी बच्चियों को कभी भी हुशो खुरम या हिसास विशास जिंदगी गुजारते नहीं देखा, जो अपने वालदैन की और अपने बहन भाइयों की इज्जतों को तार तार करती हैं, पारा पारा या पाश पाश करती हैं, और वो लोग जिल्लत रसवाई और पसपाई का शिकार होते हैं, जो अपने वालदैन की आंखों में आंसू या दिल में गदाज भरते हैं। तो मैंने अपनी प्रैक्टिसिंग लाइफ में ये चीजें ऑब्जर्व की हैं कि वक्ती तौर पे ये चीजें हमें बड़ी सुनहरी नजर आती हैं, बड़े सुनहरे ख्वाब खूबसूरत चीजें नजर आती हैं, लेकिन ये दीवाने सा ख्वाब है, और ये तमाम उम्मीदें, ये तमाम ख्वाहिशात समुद्र की तलातम हेज मौजों में कतरों की मानद अपना वजूद तकसीम होता पाती हैं, और यही बच्चियां हमारे पास फिर बाद में आती हैं, किसी को कजन को साथ लेके, किसी चचा को साथ लेके कि हमें खुला करवाया जाए, फिर माफी तलाफी वालदैन से लेके दी जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि वालदैन तो बिलाहिर वालिदान हैं, आप भी वालिद होंगे, और शायद जो वालदैन अपने बच्चों के लिए कैफियत, एहसासात और जज्बात रखते हैं दुनिया की तमाम चीजों से बालतर होके, मेरे हाल में उनकी मोहब्बत गालिब आती है, और जितना मर्जी बड़ा औलाद को सूद कर ले, हमेशा कहा जाता है कि माँ बाप ऐसी शख्सियात हैं कि उनकी यादाश्त भी चली जाए तो फिर भी वो अपने बच्चे को पहचानना नहीं भूलते। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना मुकद्दर रिश्ता पमाल किया, और फिर लेटर ऑन जो आप देखेंगे, मैं भी यहाँ आप भी यहाँ के, कैसे ये चीजें निभाई जाती है, और ऐसी चीजें जहाँ पे वालदैन की हुस्न-ए-नूदी शामिल नहीं है तो उसमें अल्लाह की भी हुस्न-ए-नूदी शामिल नहीं है। इन नटशेल ये चीजें आप ट्रायल कंक्लूड होने दें, एक तो हवालगी जो है सुपुर्दगी वो वालदैन को की जाएगी या ट्रायल कोर्ट को की जाएगी, और ये जो आपका प्रोग्राम है जो बहुत सारे लोग देखते हैं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इन फ्यूचर आप देखेंगे जो बातें हमने की हैं, आपने और मैंने अपने प्रोग्राम में बैठ के सोशल एस्पेक्ट्स पे, लीगल एस्पेक्ट्स पे और अपनी प्रैक्टिसिंग लाइफ को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह ताला ये बातें जो है वो हकीकत साबित होंगी, और आने वाली नस्ल के लिए एक इस्तारा और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रखेगी कि हमने कभी इस तरह के आग में हाथ नहीं डालना कि हमारे अपनी उंगलियां भी जले, अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारे, और अपने खानदान की इज्जत का भी सवा सत्यानाश करें। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने इतनी अच्छी बातें की कि मैं बड़े गौर से सुन रहा था, बिकॉज मैं खुद सेंसिटिव हूँ इन मामलात में बहुत ज्यादा, बच्चों वाले जो मामलात होते हैं स्पेशली। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको जो है मैं तकलीफ देता रहूंगा इन मामलात के ऊपर, पहले भी आपको पता है मेरे आपसे लिए बात ऑनर है। होती रही है। तो बहुत शुक्रिया वकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।